हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। और बस अब सर्दियों की तैयारी हो रही है। ऑलमोस्ट शुरू हो गई। हुँ। सर्दी तो आप बहुत देख चुके पहले, आप 5-6 सर्दियाँ देख चुके हैं आप तो। हाँ, हाँ, नहीं मतलब अब तैयारी शुरू होगी, वो थोड़ा कपड़े-वपड़े एडजस्ट करने होते हैं ना व्हेन द सीज़न ओए! स्टार्ट्स चेंजिंग। या। ये तो आपने इंडिया वाली बात कर दी। इंडिया में ऐसा होता था कि पहले रजाइयाँ निकाल दो, धूप लगा दो उसको और उसमें से थोड़ा-सा स्वेटर-वेटर सारा वो। हाँ सर, मेरे साथ क्योंकि मैं लखनऊ में रहा हूँ कुछ पहले तो शुरू के लाइक जब 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड तक था, तो तब ये देखने का ध्यान है। उसके बाद जब हम मुंबई मूव हो गए, फिर तो वो वेदर ही वहाँ एकदम वैसा है ना, वहाँ या तो गर्मी होती है या बारिश होती है। या मेरे को आपने अच्छा रिफ्रेश कर दिया। आप लखनऊ से बिलॉन्ग करते हैं और कितने साल बिल्कुल। हो गए लखनऊ छोड़े हुए यहाँ पर अमेरिका, कनाडा में आए हुए? नहीं, इंडिया छोड़े हुए 2013 में छोड़ दिया था क्योंकि पढ़ने गया था ना मैं सर यूएस में। हाँ, सैन अ, होजे स्टेट में पढ़ा था आपने। यस, यस कैलिफ़ोर्निया हाँ, 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 हुँ। हाँ। हाँ, तो जब आपने आपको कब किया आपने इमिग्रेशन, पीआर कब ली थी आपने? 2000 2019 2019 के जून में मैं यहाँ लैंड हो गया था। 2019 में, और उस ज़माने में भी आपको बहुत जल्दी हुआ था, 6 महीने में 9 महीने हो गया था शायद। हाँ 4 महीने के अंदर और तब 4 मेरा स्कोर तब था 456 और 440 चल रहा था तब कट ऑफ। हाँ, बताइए हुँ। आजकल कितना चल रहा है? आजकल मेरे ब्रदर का जो अभी हुआ उसमें तो 520 कट ऑफ था। हाँ, 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 कैनेडियन एक्सपीरियंस का। मैं जिस कैटेगरी से आया हूँ तो होता ही नहीं है अब फेडरल स्किल्ड वर्कर। वो तो होता नहीं है। तो हुँ, आप हुँ। अच्छे टाइम पे आपने एंट्री ले लिया आपने। हाँ सर, कह सकते हैं टू बी ऑनेस्ट मेरे कुछ हाई स्कूल फ्रेंड्स जो यहाँ पढ़ रहे थे, मैं वहाँ पढ़ रहा था, तो उन्होंने ही मुझे तब बोला था कि यार देख ले मतलब पॉइंट्स लेके आने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह तब ड्रॉज़ निकल रहे थे, मुझे लग तो रहा था कि ये कुछ साल में चेंज होगा ये इट डिडन्ट साउंड इट वाज़ टू गुड टू बी ट्रू। मुझे लगा था कि ये कब तक करेंगे इस टाइप के ड्रॉज़। अ, या या हुँ, हुँ। या सो आजकल तो मेरे ख्याल है कि जैसे आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे आप सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड है एंड यू हैव अ गुड डिग्री, और जो जैसे अमेरिका में भी जो इस वक्त H1 भी बैठे हैं, L1 पे बैठे हैं, कम एज के लोग हैं, उनके लिए भी आज इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इस वक्त कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री में कोई एंट्री ले लें। सर मैं तो ये सुन रहा हूँ कि वो अगर उनकी कंपनी उनको यहाँ भेज दे यू नो हम्म, वर्क परमिट में और समथिंग लाइक दैट देन दे कैन गेट 1 ईयर ऑफ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस फिर एक कुछ चांस बन सकता है। फ्रेंच वाला बहुत चल रहा है। हाँ आपने अभी शेयर किया ये क्योंकि मैं वो उन न्यूज़ लेटर्स में सर अभी भी सब्सक्राइब हूँ तो जब भी ड्रॉ निकलता है मुझे ईमेल आता है तो मुझे पता चलता रहता है कि या क्या चल रहा है। तो या फ्रेंच फ्रेंच से काफ़ी है, पर मैं जिस कैटेगरी से आया था वो तो बंद ही हो गई है। या तो ये लोग कैटेगरी बेस्ड ड्रॉस कर रहे हैं जैसे आई थिंक हेल्थ केयर का ड्रॉ हुआ था अभी शायद। या ये अ, हुआ 472 पे ये हुआ है। हाँ, और हाँ, हाँ, हाँ। और तरह-तरह के होते रहते फ्रेंच हैं। का तो बहुत बड़ा हुआ हाँ, ये 6000 फ्रेंच इश्यूड। का तो फ्रेंच का तो 416 ये जो है, देखिए कितना मतलब कि और 6000 लोग लुट उठाए इस वाले में से। या सो या। अभी क्या है कि जो जो सरकार की पॉलिसी है, मैं सरकार की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन सरकार की पॉलिसी ये है कि हमें फ्रेंच वाले लोग ज्यादा भरने हैं यहाँ पर, मतलब क्यूबेक के बाहर। तो फ्रेंच जितने भी कम्युनिटीज हैं हर एक जगह, मैनिटोबा में, अल्बर्टा में है, बीसी में, कहीं कहीं जहाँ ओंटारियो में भी, जहां जहां पर फ्रेंच के पॉकेट्स हैं, तो वहां हमें फ्रेंच के लोगों को ज्यादा भर के और डाइवर्सिफाई करना है। इससे क्या होगा या नहीं होगा वो तो अब नाम जाने, कुछ सालों बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन ये उनको फ्रेंच वाले को ज्यादा पकड़ना है। मैंने एक वीडियो बनाया था किसी के साथ आज से करीब 10 से 12 साल पहले। एक मैं इंडिया में बात कर रहा था किसी से, पंजाब में, तो वहां पर वो मेरे से कह रहे थे कि भी कैसे करें, क्या करें, कैसे हम इमिग्रेशन लें। तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा, आप छोड़ो दुनिया की सारी डिग्रियां, छोड़ दो सारे ट्रक चलाना, छोड़ दो सारे वेल्डिंग शेल्डिंग, जो कुछ भी करना, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ फ्रेंच पढ़ो। तो वो मेरे पर हंसते थे, यार आप कहाँ के, हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। फ्रेंच, हमने कहा फ्रेंच बोल लोगे तो कनाडा में आपको गेट की एंट्री मिल जाएगी, आप कर लो। जिन्होंने कर लिया आज, इस वक्त आज हालात ये हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे आर मोर देन अबाउट 3 मिलियन बाय द वे, हुँ, 3 मिलियन टेम्पररी रेजिडेंट्स इन कनाडा, जिनके पास वर्क परमिट है, स्पाउस हैं या पीजी वर्क परमिट इस तरह से, या एलएमआई वाले भी हैं, जो 1-1 साल 2 साल वेट कर रहे हैं कि कब खत्म होगा तो क्या होगा उनका आगे।
उनमें से मैं समझता हूँ कि 10 to 15% जो हैं, जो चाहे जो भी वो काम कर रहे हो, चाहे वो किचन में काम कर रहे हो, चाहे बाहर काम कर रहे हैं, सारे फ्रेंच पे लगे हुए हैं आजकल। क्योंकि फ्रेंच के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये बड़ा आजकल की त्रासदी है। सो आपने जब आए थे, उस ज़माने में आए थे, तो आप ये बताएँ कि आपको कई लोग पूछते हैं कि भई यहाँ पर कनाडा में जॉब सीन क्या है? तो आपको जॉब का सीन कैसे आपने जॉब सर्च किया, क्या किया? उसके करियर सर्च के बारे में बताएँ, क्या किया आपके सीक्रेट क्या है आपके? हाँ सर, तो तब तो जब मैं आया था तो मैं यूएस से उसी कंपनी में के थ्रू जॉब लेके आया था। बट अनफॉर्च्युनेटली वो मैं काउंट नहीं करता क्योंकि वो तो 2-3 महीने में वो जॉब चली गई। वो उधर उन लोगों ने वो कंपनी बेच दी, किसी ने एक्वायर कर ली एंड दे लेट गो ऑफ यू नो जो भी बहुत कम लोगों को रखा। तो वो तो चली गई थी फिर जॉब। फिर उसके बाद ये कोविड का भी फिर टाइम शुरू फिर मैंने अप्लाई किया इधर-उधर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं प्लस प्लस मुझे अपना डोमेन भी चेंज करना था। पहले मैं था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, क्यूए इंजीनियरिंग में, फिर हुँ, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड में मूव होना था। तो मैंने थोड़े ऐसे ही सेल्फ स्टडी वगैरह करनी शुरू की और थोड़ा तब ये कोविड के थोड़ा-सा पहले का टाइम था, तो मैंने एक ऑन कैंपस कोडिंग बूट कैंप ऐसे ही फन के लिए जॉइन कर लिया था जिससे कि मेरा थोड़ा नेटवर्क बन जाए, थोड़े लोगों से मिलना होए, रोज़ आप 7-8 घंटे कर रहे हो लोगों के साथ। तो वो किया, लेकिन वो करते-करते आधे कोर्स में तो वो कोविड ही शुरू हो गया, तो फिर सब ऑनलाइन मूव हो गए सर। ओके। हाँ, और फिर तो ये दिस वाज़ अगर मैं टाइमलाइन की बात करूँ जून 2019 में मैं आया, अगस्त सितंबर तक मतलब शादी-वादी की जॉब चली गई। फिर नव दिसंबर में मैंने शुरू किया वो कोर्स जो कि फिर फ़रवरी तक वो ऑनलाइन ही हो गया बेसिकली। तो उस बीच में मैंने मतलब अपने थोड़े प्रोजेक्ट्स रिफ़ाइन किए और मैं फिर वो थोड़ी नेटवर्किंग करने लगा। उस समय तो कोविड में कुछ टेक इवेंट्स होते थे ऑनलाइन, तो उसमें थोड़ा नेटवर्किंग वगैरह लोगों से जानना टेक की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंपनीज़ कंपनीज़ में सर फिर मैं ये भी करने लग गया कि जब मैं अप्लाई करता था कहीं भी लिंक्डइन वगैरह में, तो मैं ढूँढता था, इंडीड भी यूज़ करता था। आई वुड सर्च कि कोई है क्या जो उस कंपनी में ऑलरेडी काम करता है थ्रू लिंक्डइन, पोटेंशियल हायरिंग मैनेजर या जो भी। तो मैं उनको एक ईमेल भेज देता था, एक पिच टाइप की भेज देता था। तो मेजॉरिटी लोग नहीं रिस्पॉन्ड करते थे, बट गिनती के लोग रिस्पॉन्ड करते थे और उसमें उन्हीं गिनती के लोगों के रिस्पॉन्स में से एक था जो इट टर्न्ड इंटू अ जॉब, व्हिच वाज़ अ वेरी लो पेइंग जॉब टू बी ऑनेस्ट क्योंकि वो क्या था कि वो एक बंदा था जो अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता था और उसका था कि ये चल जाएगा तो इट कुड लीड टू समवेयर बट इट डिडंट गो एनीवेयर बट वो 6 महीने का मुझे उसमें एक्सपीरियंस मिल गया बट मैं फिर लिंक्डइन पे भी थोड़ा और एक्टिव हो गया पोस्टिंग थिंग्स एंड लोगों से इंटरेक्ट करना और अप्लाई करते जा रहा था मैं तो कोइंसिडेंटली लिंक्डइन में मुझे मेरे फ्यूचर हायरिंग मैनेजर ने मुझे ढूंढ लिया और ही पुट मी थ्रू एन इंटरव्यू प्रोसेस ये एक यूएस बेस्ड कंपनी थी जिसका कनाडा में भी ऑफिस था so so and I'm still with that company today. ओह, दैट्स So वंडरफुल। सो yeah, yeah, yeah. लिंक्डइन इज़ द वन, लिंक्डइन से थोड़ा-सा आपको वो फ़ायदा मिला थोड़ा। हाँ सर, फ़ायदा मिला और मैं ये भी बोलूँगा कि मेजॉरिटी लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बट आपको मेजॉरिटी लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए भी नहीं, आपको ज़रा से चुनिंदा लोगों का चाहिए, है ना? एंड उसमें भी ये भी होता है कि भई यू स्टिल हैव टू गो थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस। तो ये भी हुआ कि भई कई कुछ इंटरव्यूज़ नहीं भी निकले। यहाँ पे थोड़ा एक लक फैक्टर आ जाता है आई थिंक कि समटाइम्स इट्स नॉट योर टाइम। तो बट द थिंग इज़ जितना आप अप्लाई करो, ट्राई करो you just get luckier as या you put in more and more effort. बट मैंने देखा है कि सिर्फ अप्लाई कर देने से और वेट करने से इज़ वे मोर इफेक्टिव कि आपने अगर अप्लाई भी कर दिया तो देखो वो उस कंपनी में मैनेजर कौन है जो हायर कर रहा है। मैंने ये नोटिस किया कि इवन मोर देन रिक्रूटर्स, इट्स द हायरिंग मैनेजर दैट यू नीड टू गेट टू क्योंकि रिक्रूटर्स क्या है कि मेरे केस में जैसे दे आर नॉट टू टेक्निकल तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरा ए टू ज़ी मैच करने की कोशिश करते थे विद द एक्सपीरियंस और अल्टीमेटली हायरिंग मैनेजर ही होता है जो डिसीजन लेता है, जो एक्चुअली बोलता है रिक्रूटर को। मैंने ये भी देखा, जब मैंने हायरिंग मैनेजर्स को रीच आउट किया और जिनको मेरा प्रोफाइल अच्छा लगा, उन्होंने फिर बोला
उस कंपनी के रिक्रूटर को इसको स्क्रीन पे डालो, मतलब दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हाउ यू आर बाईपासिंग द ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि रिक्रूटर्स देखते हैं वो इसमें लिखा है 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए, आपके तो 4 ही साल है या ये टेक्नोलॉजीज में चाहिए आपको, तो ये टेक्नोलॉजी। अब उनको कौन समझाए कि वो एक ही टेक्नोलॉजी के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, एज एन एग्जाम्पल, राइट। सो मैंने फिर वही किया, और फिर जब मेरा हो गया तब से आई स्टार्टेड देयर एज अ सीनियर फ्रंट एंड वेब इंजीनियर, और फिर उसके 1 साल बाद आई गॉट इनटू द लीड इंजीनियर पोजीशन, और अभी कुछ महीनों से आई एम इंजीनियरिंग मैनेजर। सो ये बात आपने सही करी है एक्चुअली। ये इसके बारे में बहुत जो कंसल्टेंट्स हैं एचआर प्लेसमेंट वाला, इनका जो इनके यूट्यूब वीडियोस वाला ने बता रखा है कि सिर्फ अप्लाई करने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू रियली गो एंड फाइंड आउट हु इज द प्रोडक्ट मैनेजर, लाइन मैनेजर कौन है, कौन कंट्रोल करता है उस बिजनेस को, कौन कंट्रोल करता है, उसकी तरफ एक जो जो है उसकी तरफ अप्रोच करके उसको उसके अटेंशन में आओगे, तब एचआर वाले भी लाइन पे आ जाएंगे, रिक्रूटर छोटे मोटे सब आ जाएंगे लाइन पे, पर लेकिन उसको अटेंशन पे लाना जरूरी है। हाँ उसको कैसे लाएंगे? लिंक्डइन से इज अ गुड आइडिया। हाँ या आप कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो, वहां पर है, कहीं से ईमेल ढूंढते हो, उसको भेजो कि हमने क्या किया, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ एंड दोस थिंग। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से अगर आपको अप्रोच करोगे, तब आपको कुछ मतलब हाँ आमने सर, सामने। और टाइम लगेगा, मतलब ये नहीं है कि आप बस अटेंड कर लिया आपने, क्योंकि इवन हायरिंग मैनेजर को भी आपने इम्प्रेस कर लिया, वो ही और शी विल पुट यू थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस, तो उसमें आपको यू विल मीट मोर पीपल एंड यू माइट स्टिल गेट रिजेक्टेड, बट हाँ, एटलीस्ट जब आप इंटरव्यू देना शुरू करते हो, then you kind of also realize, you learn from each interview till you land up, कई बार इंटरव्यू भी परफेक्ट जाता है बट उनको कोई और मिल गया, सो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स, तो बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, तो मुझे तो ये चीज बेटर लगी देन जस्ट अप्लाइंग एंड वेटिंग कि कोई रिस्पॉन्स आएगा। या मेरे को आप ये बताएं कि जैसे आपने अमेरिका में कितने साल काम किया? अमेरिका में मैं सर 4 साल किया था काम अच्छा, उसके यहाँ बाद आने के बाद। जब आप इंटरव्यू यहाँ देते थे, तो अमेरिका के एक्सपीरियंस को वो कैसे आपको रिकग्नाइज करते थे, कैसे देखते थे उसको? आपको वैल्यू देते थे क्या? वो कहते नहीं बेकार है, नहीं है कुछ है? नहीं सर, वैल्यू तो देते थे, क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ माई इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में तो ये है ना सर कि क्योंकि मैं कोई मैनेजर रोल के लिए नहीं अप्लाई कर रहा था, राइट, मैं तो डेवलपर इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उसकी तो पूरी वो एक प्रोसेस है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आपसे बोलेंगे कोड लिख के दिखाओ, ऑल दैट, एंड क्योंकि अब वहां पढ़ा था तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो थी ही, दैट वाजंट एन इशू। सो नहीं, मुझे ऐसा इनफैक्ट, हाँ, ये दिस वाज अ इंटरेस्टिंग थिंग, मैंने ऐसी एक बार एक रेज्यूमे अपना रिव्यू करवाया कहीं से, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुमने जो ये टोरंटो में जो ये बूट कैंप किया है, इसको हटाओ इसमें से और अपना मास्टर्स डिग्री ही रखो, और बोले कि यूएस की मास्टर्स डिग्री इज वैल्यूड, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने एक वो भी चेंज किया था रेज्यूमे में, मैंने हटा दिया बूट कैंप्स का कोई मेंशन ही नहीं किया रेज्यूमे पे कि मेरी हाईएस्ट डिग्री वही है, तो मैं एक्चुअली दोनों लिखता था, वो भी लिखता था, ये भी लिखता था, और बोला ये हटाओ, वही लिखो सिर्फ। तो आई डोंट नो इफ दैट मेड एनी डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देता था कोई मुझसे नहीं पूछ रहा था कि पढ़ाई क्या की, कहाँ की, दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन व्हाट वाज माय प्रायर एक्सपीरियंस। या टू ब्रिंग अटेंशन टू द पॉइंट ऑन के मास्टर्स डिग्री यूएस से करी है, किसी ने आईआईटी में इन इंडिया से पढ़ाई करी है, किसी ने कहीं से करी है। अल्टीमेटली इन द इंटरव्यू और इन द असेसमेंट दे आर लुकिंग एट कि आप कर क्या सकते हो, व्हाट इज योर स्किल, इंस्टेड ऑफ कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से आए हो, आप आईवी लीग से आए हो राइट, या फलाने से आए हो, राइट? राइट, टोटली। I think it's important in on the resume to highlight कि what can you do, आप आपके अंदर ताकत क्या है, क्या स्किल है, क्या स्ट्रेंथ है, वो कर सकते हैं। Yeah. राइट, तो राइट। जो जो लोग इंडिया से जो अप्लाई करते हैं, जॉब अप्लाई करते हैं, जैसे कई लोग इंडिया में बैठे हैं, जैसे कोई गुड़गांव में या बेंगलोर वगैरह में बैठे हैं, when they are shooting off their resumes directly to employers in Canada, उनका उनको कैसे वो देखते हैं, उनको कैसे वो करते हैं कि भाई ये बंदा ये काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कहाँ से है, उसका कोई रेलिवेंस है उस इंडियन एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस का यहाँ पर कि नहीं? हाउ डू दे सी दिस एज कम्पेयर टू यूएस? सर क्या है कि इवन जैसे आप पूछ रहे हैं कि जो वहीं से बैठ के अप्लाई कर रहा है,
जो इंडिया का एक्सपीरियंस है, आपको तो अमेरिका का एक्सपीरियंस है ना, जो इंडिया का ओ एक्सपीरियंस है वो कितना वैल्यूबल होता है इन असेसमेंट इन द इंटरव्यू कि इसको जॉब दी जाए कि नहीं? ओह! आई सी। हाँ, सर देखिए वो डिपेंड करता है अब जैसे हमारे फ़ील्ड में तो हम इंडिया के एक्सपीरियंस को भी अब लाइक माय कंपनी हम तो कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमारा बहुत ही वो टेक्निकल टाइप के रोल्स हैं, राइट? इसमें यही है कि ये टेक्नोलॉजीज़ हैं उस बंदे को भी आती हैं। बट उसमें भी क्या होता है कि हम फिर ये क्या करेंगे कि पहला राउंड फिर वो एचआर ही करता है या करती है एंड वो उसमें देखते हैं कि वो बंदे का कम्युनिकेशन कैसा है, मतलब रिज्यूमे में जो लिखा है वो कितना सच है, कितना नहीं है। सो सो इट गेट्स ट्रीटेड लाइक एनी अदर रिज्यूमे। अगर उन्होंने सिर्फ अप्लाई करके छोड़ दिया, सो इट गेट्स ट्रीटेड लाइक एनी अदर रिज्यूमे। बट अगर उन्होंने शायद अप्लाई करके कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो वो दे विल लुक एट इट। अगर लगेगा कि हाँ यार ये रिज्यूमे तो एक्चुअली प्रोफाइल काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, दे विल रीच यू आउट, दे विल रीच यू फॉर अ कॉल। बट मैं ये भी कहूँगा कि कई बार मैंने क्या देखा है कि क्योंकि मुझे भी अब लिंक्डइन पे लोग रीच आउट करते हैं, रिज्यूमे भेजते हैं, जॉब मार्केट इज़ एक्चुअली प्रीटी बैड। बट वो क्या होता है कि अब आजकल ये एआई वगैरह से ना ये भी पता चल जाता है कि कौन उस तरह से रीच आउट कर रहा है, यू नो या तो मैं तो ये बोलूँगा कि जब आप रीच आउट भी करो तो मेक इट पर्सनल। वो अब पता चल जाता है कि बंदा चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके भेज रहा है क्या। या मैकेनिकल काम नहीं कर रहा है ऐसा, हाँ। हाँ, हाँ, और हाँ। ये बताएं कि इंडिया में पहले, अब तो इंडिया को छोड़े हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया, पहले एक सिस्टम होता था जिसको कहते थे हेड हंटर, हाँ, हाँ। कि भाई किसी किसी एक कंपनी को आप अपना वो आई थिंक द चार्ज मनी और सो कि भाई उनको दे दो कि भाई आप मेरे लिए जॉब ढूंढ लो और दे गेट अ राइट। कमीशन द एम्प्लॉयर समथिंग। हेड हंटिंग का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट है कनाडा में? है सर, अगर आप ये कंपनी सर्च करें ना, कई हैं ऐसी, रॉबर्ट हाफ टेक्नोलॉजी और नहीं, टेक सिस्टम्स ऐसे, ये स्टाफिंग एजेंसीज बोलते हैं लोग यहाँ पे, स्टाफिंग फर्म्स, तो पर वो उनका है। पर हाँ उनका 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 धंधा तो कुछ और है ना, आपको लेके आगे आपको प्लेस आउट कर दिया क्लाइंट को, आपसे थोड़ा वो कमीशन वहां ले ली, कुछ कर लिया, और सर, पर यहाँ पे नहीं वो लेते, मैंने देखा है। तो जैसे रॉबर्ट हाफ टेक्नोलॉजी भी एक है इसी तरह का, ये तो मैं एक्चुअल नाम ले रहा हूँ क्योंकि दीज आर लाइक पब्लिक नोन नेम्स। हाँ, रॉबर्ट हब तो अमेरिका में भी है। हाँ, 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 तो कनाडा में भी डिवीजन है। हाँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ भी एक करी थी कि मैं जब यूएस से यहाँ आ रहा था, तो मैंने जैसे मैं ये देख रहा था कि ये कौन से वाले यूएस फर्म्स हैं जो यहाँ भी जिनकी स्टाफिंग एजेंसीज़ हैं। तो हाँ, उनको भी रिज़्यूमे भेजा था, अ, और उनसे भी थोड़ी बहुत कॉल आई थी, बट इट डिडन्ट गो एनीवेयर, मतलब तो है सर यहाँ पे, एंड दे आर नॉट सपोज्ड टू चार्ज यू एट ऑल, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आपका रिज़्यूमे लेंगे, सब लेंगे, वो जॉब ढूँढेंगे, बट वो टेक्निकली आपके लिए नहीं काम कर रहे, वो क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। क्लाइंट कौन है? कंपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट्स राइट। राइट? सो सो अगर आप उनको भेजोगे, वो आपको शायद रिस्पॉन्ड भी करेंगे, वो लेंगे, देखेंगे, उनको इंटरेस्ट लगेगा, वो आपको कॉल करेंगे। देन व्हाट दे विल से, दे विल डू इज़ कि मैंने अब यहाँ डाल दिया है आपका रिज़्यूमे, इफ हायरिंग मैनेजर लाइक्स इट, दे विल रीच आउट टू यू। इन दीज़ 4 इयर्स, 5 इयर्स व्हाइल आई वाज वर्किंग हियर, मुझे इस टाइप के भी रिक्वेस्ट आते थे। कुछ रिक्रूटर्स के थ्रू मैं गया भी थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू राउंड्स जस्ट टू एक्सपीरियंस इट। तो या इसमें क्या होता है कि इफ दे रियली लाइक यू, तो थोड़े राउंड स्किप हो जाते हैं, एंड दे लाइक पुट यू थ्रू राउंड्स। तो ये एक थोड़ा हिडन मार्केट होता है, क्योंकि ये वाले रिक्रूटर्स जो होते हैं, कई बार वो जॉब पोस्टिंग्स आपको दिखती भी नहीं है। दे सेंड यू लाइक इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट और अ पीडीएफ की ये है जॉब डिस्क्रिप्शन, या एंड यू फाइंड आउट इट्स अ वेरी वेल नोन कंपनी। तो वैसे भी है। मैं एक स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जॉब बैंक के बारे में। कनाडा में सबको पता है जॉब हाँ, बैंक हाँ। करते हैं, जॉब बैंक भी होता है। जॉब बैंक में जो कभी आपने यहाँ पर जाके, और एक्चुअली एक्सप्रेस एंट्री पे जब अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट खुद कहती है कि जॉब बैंक पे अपना रेज्यूमे डालो, वहां से कुछ जॉब शायद मिले किसी को। जॉब बैंक में आपने, जैसे अब मैंने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस डाला यहाँ पर, तो आई जस्ट गॉट ओनली 2 जॉब्स, देयर आर नॉट मेनी जॉब्स हियर। अब जैसे हाँ, ओकविल में है वगैरह जो भी कुछ है। जी। हैव यू एवर अप्लाइड ऑन जॉब बैंक? जॉब बैंक का नो, क्या आपका नो, वो? आई हैव नेवर अप्लाइड थ्रू जॉब बैंक, पर मैंने सर्च करने की कोशिश की, तो कभी-कभी बड़े ऑकवर्ड से टाइटल्स के नाम होते थे, एंड इट वाज़ नॉट इनफ व्हाट आई वुड फाइंड ऑन लिंक्डइन एंड अदर प्लेसेस, सर, टू बी या ऑनेस्ट, या इंडीड। तो मैंने जॉब बैंक इतना नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। या
अब जैसे जॉब बैंक का जैसे ये जॉब लिखा हुआ हाँ आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं सॉफ्टवेयर हाँ क्वालिटी, जस्ट एग्जांपल ओपल में है और राइट 60,000 ये वगैरह वगैरह, एंड दे आर लुकिंग फॉर सम वन और टू पोजीशन आई थिंक। अब इसमें क्या है कि डायरेक्ट अप्लाई भी है, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली हियर, देयर इज अ यप ईमेल किंग्सफिश ऑफ, आई मीन यू कैन आल्सो लुक एट या who they are, the company and everything pretty much you can. So job bank, the government is touting job bank में आओ, job bank करो, job bank, but it never worked out for you though. नो आई नेवर ट्राइड मैंने कभी कुछ अप्लाई नहीं किया जॉब बैंक से सो आई वुड जस्ट से कि अब इसमें बड़ा अच्छा इन्होंने इंटरफेस बनाया है डायरेक्ट अप्लाई व्हाट आई वुड डू इज कि अगर इफ आई एम सर्चिंग एंड आई वांट टू गिव जॉब बैंक अ ट्राई अप्लाई करके उसमें भी उन्होंने वेबसाइट दी है राइट लाइक गो थ्रू द वेबसाइट ऑफ दैट जाना वहीं कंपनी पड़ेगा। गो टू द लिंक्डइन टाइप दैट कंपनीज नेम इन लिंक्डइन देखो कौन काम कर रहा है यू नो तो अगर ये क्यूए इंजीनियर का जॉब है तो एज एन एग्जाम्पल तो शायद क्यूए मैनेजर हो टाइटल का कोई बंदा उस कंपनी में या शायद इंजीनियरिंग मैनेजर हो राइट पोटेंशियली तो उस कंपनी का सर्च करो लिंक्डइन में ट्राई रीचिंग आउट यू नो कभी छोटी कंपनीज होती तो उनकी वेबसाइट में ही लोगों के ईमेल्स होते हैं नाम होते जी हैं जी, सबके नाम होते हैं, तो फाउंडर अप्लाई फाउंडर। करो एंड रीच आउट और उसमें भी मैंने देखा है मेक इट इजी फॉर देम वाइल रीचिंग आउट भी एक कॉपी डाल दी वहीं पे रेज्यूमे की उनको यू नो तो तो या you have to just try yeah अल्टीमेटली बात घूम फिर के वहीं आती है, जैसे अगर हमें कोई कोई गार्डनिंग करते हैं, पेड़ उगाते हैं, तो ऐसा नहीं कि बीज डाल दिया उसको अपने आप उग जाएगा, उसको पानी रोज डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, उसको बिल्कुल बचाना पड़ेगा, तब जाके वो पेड़ बड़ा होगा। एंड दैट्स व्हाट द जॉब सर्च इज ऑल अबाउट। मतलब बिल्कुल इट्स बिल्कुल नॉट कि भी करके भूल गए और जादू से कुछ आ गया, सो इट्स नेवर गोइंग टू वर्क आउट। ये बताएं कि आपको जो आप कनाडा में लोगों का जो पब्लिक सेंटिमेंट, क्योंकि आप फ्रेश इमिग्रेंट हैं, आपको आए जी हुए जी ज्यादा साल नहीं हो गए, आपको यहाँ पर जब आप आए थे 5 साल 6 साल पहले, आपको महंगाई बढ़ती हुई नजर आती है? महंगाई आती है, पहले क्या था आज क्या था, कैसे फील कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में? आपका क्या ख्याल है कनाडा की इकोनॉमी के बारे में? हाँ सर चीजें तो बहुत महंगी हो गई है मुझे अगर मैं क्लियरली बताऊं वो एक लॉबलॉस में एक ब्रेड जो स्टोर बेक्ड होती थी वो कितने की होती थी 1.99 सेंट्स की कभी कभी $1 की कभी $1.5 की अब वो या सेम ब्रेड ऑलमोस्ट $4 की होगी या अब वो ब्रेड आपने हम लोब लॉस का दो एग्जांपल ले लेना, लोब लॉस का मुकदमा भी हुआ है, लोब लॉस ने बहुत एक ब्रेड ब्रेड यू कैन सर्च ऑन गूगल, लोब लॉस हाँ को हाँ किया, एंड दे वर ओवर चार्जिंग फॉर ब्रेड, बट एवरीथिंग या लाइक एवरीथिंग दूध, you know, अंडे, हाँ 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 grocery, ग्रोसरीज they all rising. I mean, you feel के महंगाई हाँ बढ़ी है। हाँ बस सिर्फ केले का प्राइस सेम है आई They डोंट नो all, हाउ and बनानास का बट बाकी तो and Costco बढ़ and Costco burger, या Cost हाँ hamburger is all. कॉस्को Yeah. कॉस्को यस Yeah. महंगाई बढ़ रही है, everything. So how is the housing situation? Housing, were you able to uh, but अभी जैसे आप सैन होजे में आए हो, सैन होजे में तो घर तो बहुत महंगे हैं, सैन होजे में तो 2-3 मिलियन डॉलर तो हाँ लगेंगे। सर वो वहां से तो कंपेयर करना ही नहीं है वहां के मुकाबले तो मतलब वहां से आप वैंकूवर को कंपेयर कर सकते हो वैंकूवर भी बहुत ही महंगा है हाँ but Toronto is also not cheap at all compared to the salaries that we get here. right. तो अब हमने तो अब लिया 2 साल पहले अभी मैं ये जिस कॉन्डो में बैठा हूँ Yeah. लेकिन जो हमने ये लिया भी तो बहुत ही आई वुड से अपना रिस्क लेके इन द सेंस कि मुश्किल अ, होता है। हाँ हाँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी बड़े हाई चल रहे थे 2 years अगो तो अब होपफुली अब अगले साल हम रिन्यू करेंगे अगस्त में हम होपिंग कि इंटरेस्ट रेट जब हमने लिया था तब से तो कम हो गए हैं अब आई Yeah. होप और कम हो जाए या Yeah. सो बट हमने सर इसलिए लिया क्योंकि एनीवे हम रेंट दे रहे थे और इक्विटी तो बढ़ती है ना मतलब मैं अपने बैंक अकाउंट में चेक करता हूँ कि इसकी इक्विटी क्या हो गई है राइट लाइक लाइन ऑफ क्रेडिट राइट Yeah. Yeah. तो और क्या है तो अपना ही घर अब जब कोई भी पेरेंट्स वेरेंट्स आते रहते हैं तो यहीं रहते हैं और आई एम इन अ वेरी वेरी गुड एरिया एज वेल तो मेरी वाइफ का ऑफिस भी जस्ट मतलब 10 7 8 मिनट की वॉक है यहाँ से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबवे वगैरह इज 4 minutes वॉक so yeah it's you have like direct go buses
to all the way to Mississauga and all those या towns directly from here. So it's very well connected. ये बताएं कि जो लोग देख रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, इंडिया से या कहीं और देख रहे हैं, घर की जो मॉर्गेज को हटा के घर का एवरेज खर्चा कितना होता है? बिजली, पानी, गैस, नेचुरल गैस, गार्बेज कलेक्शन, वाटर, सारा मिला के ऊपर से कितना खर्चा आता है घर में जस्ट टू सर्वाइव? आप कह रहे हैं सब कुछ, मतलब ग्रोसरी वगैरह भी? ना ग्रोसरी को छोड़ें, ऊपर से जैसे कॉन्डो फीस, हीटिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, गार्बेज कलेक्शन, ऑल दोस, राइट। ऊपर से कितना खर्चा है मॉर्गेज के अलावा? मॉर्गेज के अलावा सर ये सारी चीजें मिला के इजीली 1500-1600 a month. I'm not telling groceries, only condo fees and अगर कार हो, जैसे मेरे पास है, कार की इंश्योरेंस तो स्कैम ही है यहाँ पे। वो तो बहुत बड़ा स्कैम है, वो तो कभी बाद में बात करेंगे। $1500 खर्चा है ऊपर से घर का, एंड प्लस मॉर्गेज आपको अलग से देनी है। हाँ, तो मॉर्गेज अलग से मोटा माने कि अगर दो मेंबर की फैमिली, हस्बैंड वाइफ की हो, जैसे आप हैं, तो ऑन एन एवरेज आपके शहर में कितना पैसा चाहिए आफ्टर टैक्स पर मंथ के यू कैन सर्वाइव? सर्वाइव या थ्राइव? Well, let's say survive and thrive. First survive and then thrive. Okay. Survive में अगर after tax, right, per month, minimum I would say, तो मैं अगर अपनी situation हटा दूं, if I go back to when I was renting, if I was still renting like that, तभी भी रेंट $2000 करीब था उस समय एक बेडरूम का। तो आई वुड से आफ्टर टैक्स टू लिव डिसेंटली, दो लोग में ना सर 4-5 हजार तो चाहिए महीने का। दिस इज आफ्टर टैक्स, बाय द वे। आफ्टर टैक्स, दैट मींस कि अगर 5000 चाहिए आफ्टर टैक्स, तो टैक्स का भी लगा लो 30% का, अगर 30-35% का स्लैब लेके चलो, दैट मींस के you before tax the family income should be around at least $8,000 to $9,000 a month. Right. Right. That's a lot of money to think about. I mean, करीब $100,000 चाहिए just to survive and thrive. अच्छा अभी हम ये नहीं अभी हमने बात करी, इसमें से आपको सेविंग करनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी है, और फ्यूचर के कोई एक्सपेंसेस आता है, आपके कोई कार का एक्सपेंसेस है, कोई घर की मेंटेनेंस है, कोई कुछ है, मेडिकल एक्सपेंसेस, मे बी प्रिस्क्रिप्शन इंश्योरेंस, एंड मे बी ट्रैवलिंग। अभी आगे फ्यूचर में जब बच्चे होंगे तो बच्चे की एजुकेशन, फिर उसके बाद आगे you're talking about उनकी एजुकेशन, and it will become too much burdensome. Typically what I tell people, and people still don't believe me actually, कि अगर एक इंडिया से फैमिली आती है, हस्बैंड वाइफ, उनके एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, if I tell them, hey, you need at least minimum $10,000 to survive after tax. हाँ सर, अगर अब उनको टोरंटो, वैंकूवर ही आना है तो फिर यही है, क्योंकि अब आप विनीपेग चले जाओ तो वहां तो मिल जाएंगे आपको घर 500,000, 400,000, whatever. But are you okay to move to those places, right? Like, and if you are, great, शायद उधर थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो, बट फिर आपका जॉब सिचुएशन क्या है, फील्ड क्या है, ऑल दैट विल मैटर। हाँ, जॉब नहीं मिलेगी ना, वैसी ऐसी जॉब नहीं मिलेगी वहाँ की। जॉब वेजेस डिप्रेस है थोड़ी सी वो, और दूसरी प्रॉब्लम है वहाँ पर। हर एक जगह दुनिया में कहीं पर भी स्वर्ग नहीं है, हर एक जगह प्रॉब्लम है सर, हर एक जगह प्रोस एंड कॉन्स हैं, हर एक जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो लोगों को लगता है कि यहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए, वो हर एक जगह कोई ना कोई चक्कर होता ही होता है। टिपिकली मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, एंड गोइंग फॉरवर्ड खर्चा बहुत है। देखिए सर्वाइव के लिए सर वही मैंने जो बताया, 90-95,000 तो चाहिए दो लोगों को। इफ यू वांट टू थ्राइव देन तो यू नीड, आई थिंक, अ हाउस होल्ड इनकम ऑफ एटलीस्ट 130-140,000 आफ्टर टैक्स। yeah, ये तो मैं टोरंटो का बता रहा हूँ। I mean, it is one of the expensive. How far are you from main GTA? मैं नॉर्थ यॉर्क में हूँ सर। मतलब मेन GTA जो is it part of GTA or no? Or हाँ, it is part of all. It is part of. It is part of GTA. हाँ। It's like is it as expensive as Brampton, Mississauga or no? नहीं सर, वो तो ब्रैम्पटन वगैरह तो कंपैरेटिवली दे आर चीपर। ब्रैम्पटन आर चीपर, ओके। क्योंकि सर नॉर्थ यॉर्क टोरंटो में ही आता है एक्चुअली। तो जैसे जैसे पुलिस है ना,
तो टोरंटो पुलिस ही है, ऐसी नॉर्थ यॉर्क की कोई अच्छा। पुलिस नहीं है। या वैसे तो मैं तो ब्रैम्पटन भी गया 2-3 बार, मुझको ब्रैम्पटन भी बड़ा एक्सपेंसिव लगा एज़ कंपेयर्ड टू अल्बर्टा वेयर आई एम। सर अल्बर्टा तो काफी सही है उस मामले में। हाँ, हाँ। हाँ हाँ पर ये है कि जो जहाँ पर जिसको सेटिंग हो गई वो वहीं रहता है, हाँ वो ऐसे। हाँ 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 हाँ। हाँ, मेरे कुछ कोवर्कर्स हैं जो यहाँ से मूव हुए, कुछ एडमंटन मूव हुए, कुछ कैलगरी मूव हुए, कोई एक रेड डियर पता नहीं कहाँ है, रेड डियर या कोई या रेड डियर इज अबाउट हमारे एडमिंटन और कैलगरी के बीच में, अबाउट 90 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस। ओके ओके हाँ 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 हाँ। तो पीपल आर मूविंग बिकॉज दिस प्रोविंस इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। दैट्स या राइट। आपके ओंटारियो में आपका जो जीएसटी एचएसटी मेरे ख्याल 15% है टोटल मिला के, तेरह करेक्ट? तेरह 13%। 13% है। हाँ हाँ, 13 है, हाँ, 13 है। तो वो भी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पर अल्बर्टा में तो 5% है हर एक चीज हाँ का सर। जीएसटी है। हमारे पर हाँ। एचएसटी उसके ऊपर और कुछ नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा एक वो है। और आपके सर क्या है यहाँ पे, जब हमने कॉन्डो लिया था तो वी हैड टू गिव लैंड ट्रांसफर टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, और पता नहीं कौन कौन से टैक्स। आई थिंक आपके अल्बर्टा में नहीं है वो टैक्सेस उस टाइप के। या होंगे, मेरे को याद नहीं है शायद, अब मेरे को इतना टाइम हो गया, मेरे को याद नहीं है नहीं, कि नहीं। मुझे कैसे पता कि वो जो ये अल्बर्टा वालों ने यहाँ पे गवर्नमेंट ने डाला था ना अल्बर्टा कॉलिंग, तो उसमें उसमें वो दिखा था। उसमें वो सब था। फिर आई रिसर्च ने कहा ओ वाओ, मतलब realtor.ca में मैं चेक कर रहा था ना वहाँ पे लिस्टिंग्स, हाँ, अच्छा अच्छा मैंने अच्छा। कहा ओ वाओ, लाइक दैट्स रियली गुड एक्चुअली। या इट इज पॉसिबल, मेरे को भी याद नहीं है उसमें है कि हाँ नहीं। हाँ। तो लेकिन सर ये ये भी है, लोग कनाडा बोलते हैं कनाडा महंगा है, लेकिन कनाडा में भी बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत जगहें हैं। मुझे हाँ, लगता है हर बंदा कहीं ना कहीं तो कुछ अफोर्ड कर सकता है, लेकिन फिर आर यू ओके गेटिंग द टाइप ऑफ जॉब, वो अलाइन करता है कि नहीं, वेदर अलाइन करता है कि नहीं, इट्स सो मेनी फैक्टर्स राइट। सो बहुत मुश्किल है डिसाइड करना है। जैसे अब कई लोग, जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो रिजाइना, सैस्कचून, इधर मैनिटोबा में रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग सैलरीज आर दे गेटिंग हार्डली $18-20 एन आवर। somebody is working in a restaurant or maybe और कोई छोटा मोटा कोई ऑफिस जॉब है, the salaries are not more than $25 an hour. They are hardly making, with husband wife together, they're hardly making not more than like $1,000 a week. So agar if you by that standard, for $4,000 a month, I mean there's no way you can breathe anything in Toronto with नहीं $4,000 a नहीं, बहुत बहुत टफ। हाँ, और तो फिर वो, वही है, लोग वो बेकार वाले बेसमेंट में रहेंगे, पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ एंड ऑल दैट। so it's very difficult. अब आप कनाडा की में जब आप न्यूज़ पढ़ते हो, आप देखते हो, यू आर अवेयर, यू आर अ मैच्योर पर्सन, यू एजुकेटेड, आप देखते हो कि जो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियन, व्हाट इज योर व्यू अबाउट इमिग्रेशन एंड इमिग्रेंट्स टू कनाडा? सर देखिए, आई आई लाइक द जो इनका पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम, नॉट दैट मैं उससे आया था इसलिए वो तो बंद भी हो गया, बट जो इनका एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम है वो मेरा फेवरेट है टू बी ऑनेस्ट विथ यू। और फिर जो मतलब कि जो स्टूडेंट्स आते हैं प्रॉपर डिग्रीज लाइक प्रॉपर यूनिवर्सिटीज वगैरह में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में एक्चुअली पढ़ने आते हैं, वो भी मुझे मतलब बहुत बढ़िया है। बट इन्होंने थोड़ा उस तरफ थोड़े ज्यादा लीनियंट हो गए, जिसमें कि लोग पढ़ने के बजाय यू नो अपना मेनली वो काम करने के लिए आए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बेचा भी बहुत चूरन, वहाँ पे कि सबको पीआर मिल जाती है। एंड बिकॉज सर आई वाज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूएस, ठीक या है। तो जब मेरा वीजा वहाँ जैसे H1 वगैरह ठीक से नहीं हुआ, मेरा टाइम खत्म होने लगा, जब मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था ना, यूएस में आप इंटरव्यू देते हो, अपना वीजा इंटरव्यू देते हो एज अ स्टूडेंट राइट। तो यस, वो एक्चुअली आपको बोलना होता है कि आप साइन करते हो, आप शायद यहाँ भी साइन करते हो कि यू विल गो बैक वंस योर यस। टाइम इज अप। सो आई आई वेंट बैक। फिर जब मैंने, हाँ, मुझे पॉलिटिकल नहीं बनाना बट सिंस वी आर टॉकिंग, बट जब मैंने यहाँ पे मेरे सामने वीडियोस आए कि लोग स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा वर्क परमिट बढ़ाओ, हमारा ये बढ़ाओ, आई डोंट नो, आई फेल्ट कि यार ये तो थोड़ा एंटाइटल्ड हो गया, क्योंकि अपन यहाँ पे गेस्ट की तरह आए हैं। और स्टूडेंट वीजा में वो बोलते हैं कि यू शुड गो बैक और यू मे हैव टू गो बैक राइट। तो मुझे ये लगा, क्योंकि जब ये सब डिस्कशंस चल रहे थे तब यहाँ पे इकोनॉमी तो खराब होते जा रही थी,
लोग यहीं के लोग अपना अफोर्ड नहीं कर पा रहे चीज़ें, तो उनका गुस्सा निकल गया, यू नो ऑन सोशल मीडिया, इमिग्रेंट्स पे, यू नो स्टूडेंट्स पे, ये वो। तो मुझे ये लगा कि ये गवर्नमेंट ने ना थोड़ा-सा कंट्रोल नहीं किया, जो भी ये इनका इनटेक था, और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं किया कि हम इतने लोग बुला रहे हैं, तो वो रहेंगे कहाँ, ऑल दैट। तो गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा निकालने के बजाय लोगों पे, बच्चों पे, इन सब पे गुस्सा निकलने लग गया। तो इसमें कोई विनर नहीं है फिर, राइट? अब वो आ गए हैं, तो अब ये है कि यार, अब सबके परमिट खत्म हो रहे हैं, अब क्या करें? तो थोड़ी वो सिचुएशन होगी। वो आपको वीडियो जो मैंने भेजा था आपको, उसमें हुआ क्या है कि थोड़ा-सा संक्षेप में बता दें। एक्चुअली हुआ क्या है ये चक्कर कि कोविड के बाद सरकार ने पूरे गेट खोल दिए यहाँ पर। हुँ, जो भी स्टूडेंट वीज़ा जिसको मिलता था, जैसे किसने 12वीं करी है इंडिया से, और ज़्यादा लोग इंडिया और चाइना के आए हैं इसमें। हुँ, और जिसने जैसे 12वीं भी करी है, 12वीं के बाद वहाँ पर तरह-तरह के एजेंटों ने उनको कहा भी तुम हॉस्पिटैलिटी में एडमिशन ले लो, तुम ऑफ़िस मैनेजमेंट में ले लो। जिसको जिसमें एडमिशन दिया उनको कमीशन मिल गई, उनको कहा चल भई स्टूडेंट वीज़ा के नाम से उनके लोग पागल हो गए। वो कहते हैं जी हम तो जा रहे हैं। सरकार की अनगहली है, सरकार की पॉलिसी है, इसने बहुत लीनिएंट उन्होंने हाँ, उस ज़माने में ऐसा होता था कि अगर कोई अनपढ़ आदमी भी अगर आ जाए ना कागज़ लेकर के मैं 12वीं को उसको भी स्टूडेंट वीज़ा दे देते थे। तो उन्होंने हाँ, स्टूडेंट की क्वालिटी को बड़ा खराब कर दिया उस ऊपर और सारे आ गए। अब अल्टीमेटली जब लोग आते हैं यहाँ पर तो लोन लेकर आते हैं, पैसा खर्च होता है ये वो। पहले ही आते ही कहते हैं कि भई हमें तो काम करना है। अब वो हुँ, काम पे लग जाते हैं, कोई कैश कर रहा है, कुछ कर रहा है एंड दे आर वायलेटिंग अदर अदर थिंग्स आल्सो दे आर नॉट इवन स्टडीइंग वो जाते भी नहीं थे कॉलेज। कई कॉलेज ऐसे थे जो कॉलेज दुकान थी, कॉलेज थे ही नहीं अंदर, वो किसी ने अपने कमरे में कॉलेज बना रखी थी। ऐसे तो इस चक्कर में मतलब कि इस वक़्त करीब-करीब 2.5 से 3 मिलियन लोग हैं इस वक़्त जो पेंडिंग है। जैसे तो 2020 में आया था, अगर उसने हाँ, 2 साल का डिप्लोमा किया, उसको 3 साल का वर्क परमिट अभी और 2025 में उसका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट खत्म हो रहा होगा। तो अब वो क्या हाँ, करेगा? या तो वो रेफ्यूजी लगाएगा या शादी करेगा या कोई और कुछ चक्कर चलाएगा, कुछ ना कुछ चक्कर चलाएगा। मतलब ये इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट टाइम। या एंड दैट्स अ प्रॉब्लम इस करके अगर आप कई कई बार अगर पढ़ते भी हो तो जो कैनेडियंस हैं जो यहाँ पर जो ओरिजिनल लोग हैं जो गोरे हैं और भी तो वो दे आर फेड अप ऑफ दिस वो कहते हैं देयर आर टू मेनी इंडियंस हियर इन दिस कंट्री हर एक जगह जाओ ब्रैम्पटन में जाओ तो लगता ही नहीं है वहाँ पे कोई कनाडा में घूम रहे हैं कहाँ हरियाणा पंजाब में आ गए यहाँ पर इतना ऐसे लगता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या है जो अ, दुकान वाला इंडियन है बस वाला इंडियन है ट्रेन वाला इंडियन है नहीं सर, डॉक्टर देखिए, और ये भी होता है कि जब लोग आ जाते हैं एक साथ खूब सारे ना एक ही जगह से, राइट? हाँ तो वो ठीक से इंटीग्रेट नहीं हो पाते, क्योंकि हाँ जब आप नई जगह आते हो, आप अपना कंफर्ट कम्युनिटी ढूँढते हो, जिसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो बोलें कि अरे भाई ग्रीट करो लोगों को, कोई कोई जा रहा है, दरवाजा दरवाजा खोल के दरवाजा खोल दो, या सो आई थिंक ये चीजें भी हाईलाइट हो जाती हैं। और अब इसमें जब इतने सारे लोग आएंगे तो कुछ बैड एप्पल्स भी आ जाएंगे। और फिर जब वो बैड एप्पल्स हाईलाइट हो जाते हैं, फिर हम सारे पिल जाते हैं उसमें। तो या तो आई ब्लेम द गवर्नमेंट, भाई जो यहाँ आ रहा है वो बेटर लाइफ के लिए ही आ रहा है, राइट? तो वो तो इसमें अब कर रहे हैं वो, बट अब फिर जो बेचारे यहाँ आ गए, वो तो चाहेंगे कि यार मेरा रिटर्न तो आए इन्वेस्टमेंट में, जो या भी मतलब मैंने One किया। one of the strange things in immigration law is both in US everywhere is देखिए स्टूडेंट वीजा जैसे वर्क वीजा है दीज आर टेम्पररी वीजास या जब आप स्टूडेंट वीजा जो एजेंट भरते हैं वहां पर तो उसमें तरह तरह की लंबी लंबी कहानियां लिखते हैं कि भाई मैं लौट के आके पढ़ूंगा लौट के आके भारत माता की सेवा करूंगा और मैं तरक्की करूंगा और बिजनेस मैनेजमेंट मैं कनाडा में सीख के आके यहाँ पर इंडिया में बिजनेस करूंगा इतनी बड़ी बड़ी कहानियां या तो वो पागल हैं या वीजा ऑफिसर पागल हैं या तो कहानी पढ़ते हैं वो कहेंगे पागल है पता नहीं आगे और कोई कोई आज तक वापस गया नहीं है इतनी बड़ी बड़ी कहानी लेके कोई और उसके ऊपर फिर आप कह रहे हो एंटाइटलमेंट है यहाँ पर वो धरना देके बैठे हैं कि भी हमें गिव मी फेयरनेस गिव मी ये गिव मी वो गिव मी बात हमें मेरे को समझ नहीं आती ये सरकार चल कैसे रही है मतलब ये इमिग्रेशन के लोग कुछ एप्लीकेशन में तो बहुत सख्त हो जाते हैं कुछ एप्लीकेशन में उनको सबने दिख रहा है फिर भी वीजा इशू कर जाते हैं ये या चक्कर क्या है मेरे को मैं तो अभी आई बीन डूइंग दिस फॉर 25 years लेकिन मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि इमिग्रेशन के अंदर बैठा कौन है कौन क्या कर रहा है उसको पता कितनी नॉलेज है क्या कर रहा है कोई एप्लीकेशन तो बिल्कुल ही अनफेयर कर देते हैं कोई एप्लीकेशन बिल्कुल ही उसको अड़ जाते हैं कहीं पर एनीवे
दैट्स ओके। तो आप सिटीजन बन गए? हाँ सर, 2023 में। हाँ, मई, मेरे को डेट भी याद है, May 31st 2023। तो मिसिसागा में थी मेरी, तो इन पर्सन सेरेमनी थी। अच्छा, तो अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा, तब बन गए। फिर कुछ महीनों बाद ओसीआई भी हो गया, तो हाँ। ओसीआई भी है मेरे पास। आपको कैसा फील होता है? नाउ यू हैव gone through the system, PR, citizenship. Now you're a foreign national, and you have chosen to make a base in Canada now for राइट। future for your family. Well, what is your feeling about all of this? Is this a good thing for you, or how do you see this as a journey? Would you have done this again, or ये कोई गलती तो नहीं करी? अमेरिका में होते ज़्यादा अच्छा होता? नहीं सर, अमेरिका में होते तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि मेरे अभी भी हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया था कि कुछ जानने वालों ने, उन्होंने तब उनको भी मिल गई थी पीआर, बट वो फिर यहाँ मूव नहीं हुए। अब नाउ अच्छा, दे आर रीचिंग आउट टू मी, तो आई एम लाइक इट्स टू लेट नाउ। अब वो वाले ड्रॉज भी नहीं होते, और अब हम या, सबकी एज हो रही है धीरे पॉइंट्स भी नहीं मिलते। तो जी, जी। एनी हाउ, बट जहाँ तक मैं, मेरा एक्सपीरियंस है, या लाइक आई मीन नो रिग्रेट्स एट ऑल, लाइक आई वुड डू इट ऑल ओवर अगेन। सो पूरा प्रोसेस बड़ा क्लियर था, कि कैसे क्या है। और इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि फिर अब मेरी मतलब वाइफ का भी यहाँ करियर वगैरह बन गया है, सिटीजनशिप हो गई। उनके केस में तो सरेंडर भी नहीं करना पड़ता पासपोर्ट, उनको तो डुअल अलाउड है। उनको डुअल अलाउड है, हाँ, अच्छा। उन लोग को डुअल अलाउड है। मैंने भी चलो ओसीआई आ गया, तो आई फील कि आई एम गुड दैट वे, कभी भी ट्रैवल कर सकता हूँ जरूरत पड़े। हाँ, और मेरा फिर ब्रदर भी आई थिंक 2023 में पढ़ने आ गया था ब्रिटिश वैंकूवर में। और अब उसकी भी जस्ट पीआर हो गई कुछ महीनों पहले। या, तो नाउ व्हेन आई लुक बैक, क्योंकि जब यूएस का सिस्टम मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं नहीं चाहता था कि मेरा भाई एक्सपीरियंस करे। और सो ही केम हियर एंड ही मेड द मोस्ट ऑफ इट। अभी तो बैंक में कर रहे हैं यहाँ काम। हुँ, और हुँ, मम्मी पापा आते रहते हैं हर साल फॉर 2 मंथ्स, दे विजिट मी, दे विजिट अस बेसिकली। तो हुँ। उनको भी यहाँ घुमा वुमा दिया खूब। मम्मी-पापा आते हैं आपके लखनऊ से? नहीं नहीं नहीं, वो सर, हाँ, मेरा ये इंटरेस्टिंग है ना। मेरा पापा बैंक में थे, तो उन्होंने लास्ट पोस्टिंग उनकी थी हैदराबाद में। फिर वो अच्छा, हैदराबाद ही रिलोकेट हो गए परमानेंटली, उनके फ्रेंड्स वेंड्स भी वहीं रह गए। तो नाउ दे आर इन हैदराबाद। सो अच्छा। हाँ 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 हाँ, तो वो लोग वहां से आते हैं बेसिकली। यहाँ पर जब आते हैं तो आप जो आपकी लाइफ को देख के कैसे वो करते हैं, कैसे वो कंपेयर करते हैं? दे आर हैप्पी अबाउट कि आप यहाँ हो इंस्टेड ऑफ हाउ हाउ दे फील अबाउट योर प्रोग्रेस? नो, आई मीन पापा तो जब यहाँ आते हैं कहते हैं कि अरे बहुत बढ़िया हवा है बाहर, हवा साफ है। ऑक्सीजन, हवा साफ है। सो मतलब ये तो मैं एक बहुत छोटी चीज बता रहा हूँ, बट हाँ, लाइक नो, दे आर हैप्पी फॉर अस सर, दे आर हैप्पी फॉर अस। और बोलते हैं कि नहीं यार, मतलब वर्थ इट था। और अब उन्होंने देख लिया कि छोटा भाई भी यहाँ सेट हो गया है, तो एटलीस्ट, और उनको पता है हमारे पास ओसीआई है, हम कभी भी विजिट कर सकते हैं, यू नो वेन या, एवर एनीथिंग इज नीडेड, राइट। क्योंकि एक बार जब सिटीजन, आई डोंट हैव टू काउंट माय डेज अब कि मैं यहाँ कितने दिन रह रहा हूँ, राइट। लाइक पीआर में आप यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ योर डेज, राइट। सो वो नहीं है। अब यही देखना, उनको तो भी विजिटर वीजा है, अब उनका सुपर वीजा वगैरह करेंगे क्या फ्यूचर में। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीआर और एनीथिंग। उनका वहाँ पे सर्कल है अपना, मतलब और जिस तरह से यहाँ हेल्थ केयर चलता है, आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट कि मैं उनको यहाँ या, परमानेंट बेसिस पे लाना या, चाहूंगा, क्योंकि हैदराबाद में तो देयर आर वेरी गुड लाइक मेडिकल facilities and everything. या। Basically, you pay for things there, but they are there for you when you really need it. So वो फर्क है। How's your experience of healthcare here as compared to in California? आप कभी गए यहाँ के आपको हेल्थकेयर पर सिस्टम कैसा कैलिफोर्निया लगा? में तो मैं इतना गया नहीं, मतलब सिर्फ ब्लड ब्लड चेक कराने जाता था कभी कभी। यहाँ पे तो कोविड के बाद तो मुझे फैमिली डॉक्टर मिलने में ही काफी टाइम लग गया। और फिर जब मिल गए फैमिली डॉक्टर, तो पहला जो मिला वो मना कर देता था। लाइक उसको फोन पे मैं बोलता था कि, जैसे मैं बोलता था हर साल भर में कि हाँ सब ब्लड चेक कराना है,
तो वो मना कर देता है कि नहीं यार अभी आप यंग हो, पहली बार कर लिया, फिर बाद अच्छा। में नहीं कराया, कि बोलते नहीं यार अभी यंग हो, वैसे भी हम ईयरली नहीं करते। तो वो बड़ा अजीब लगा मुझे सुन के, फिर मैंने चेंज किया, तो अभी वाली डॉक्टर लाइक शी इज वेरी गुड, मतलब कि रेफरल वगैरह दे देती है। और बट सर वेट टाइम्स तो थोड़े रहते हैं कुछ भी कराना हो बेसिकली। बट आई वुड से कि okay, it's not perfect, but it's so affordable, right? Like it's free. अब टचवुड उस सिस्टम से मैं अभी गया नहीं हूँ, अब अभी वो एज नहीं है कि वो वैसे वाले सिस्टम से जाना हो कि स्पेशलिस्ट भी चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। अब शायद जब फैमिली बढ़ेगी तो थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा। आगे एक्सपीरियंस अभी आपको डॉक्टर का इतना आपको इंटरफेस है नहीं, अभी आपको गाइड नहीं नहीं, करना। अभी सीरियस वाली चीजें नहीं है, अभी यही है कि वो अपना ब्लड वर्क वगैरह कराना है या एंड दैट, राइट? सो या या दैट्स ओके। या क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं, जैसे somebody who is 65 and 75 years, जिनका ऑपरेशन होना है, तो उनकी तो बहुत हॉरर स्टोरीज हैं। अगर आप अभी डॉक्टर के पास जाएंगे और वो बोलते हैं अगर कि ठीक है जी आपको हमें रेफर करना है, आपका कोई सर्जरी होनी है, कोई हड्डी टूट गई है वगैरह जो भी कुछ है, तो उसके लिए तो वेटिंग टाइम है 2 साल 3 साल बाद नंबर बाप आएगा। रे! हाँ, और ये सब में तभी लोग भागते हैं, फिर कोई 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 इधर जाता है उधर जाता है। ये अभी लेकिन सर, ये हाँ प्रॉब्लम बोलिए। प्रॉब्लम यूएस में नहीं है एक्चुअली। यूएस में प्रॉब्लम ये है कि ऑफ कोर्स यू हैव टू पे फॉर इट। या आपको बट इट्स देयर, इट्स इंश्योरेंस। अवेलेबल। हम्म। मेरा एक जानने वाला है कैलिफोर्निया में, एक्चुअली वो फ्रेंड है मेरा, कई काफी साल से मैं जानता हूँ। लास्ट टाइम आई वाज टॉकिंग टू हिम अबाउट 5-6 years ago, उस टाइम वो दे वर पेइंग $4,000 a month एज हेल्थ केयर इंश्योरेंस ओह प्रीमियम। वाओ! अच्छा। $4,000 a month हम्म। premium for healthcare coverage. अच्छा। And that was about 6-7 years. Up to मेरे ख्याल it should be around $6,000 to $7,000 a month insurance premium. वाओ! वाओ! So और जब उनको बताया कि कनाडा में ऐसा है, तो some people, I mean कनाडा में I know okay there's always a pros and cons के भी is it हाँ। affordable और नहीं है कुछ, भगवान ना करे बीमार हो ही ना कोई आदमी, लेकिन ये है कि हर एक there's no system as perfect. I mean I talk to some clients in France and Sweden, वो कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो immediately मतलब there's no waiting time, nothing is even much more जबकि much वो भी, उनका भी यूनिवर्सल ही है ना? उनका भी यूनिवर्सल है, लेकिन हाँ। उनका कोई वेटिंग टाइम कुछ भी नहीं है, और कुछ भी कहीं से कोई डिडक्टिबल कुछ ऐसा कुछ चक्कर नहीं है उनका तो और ही। लेकिन अल्टीमेटली देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। उनका जो इनकम टैक्स है दैट इज क्लोज टू 50%। या या मतलब कि अगर आपने $10,000 अगर आपने बनाए, तो 5,000 will go to the government, but in return what they're getting is something else. या They're getting completely free, affordable, not affordable but free healthcare, free education for university also. ओह वाओ! Can you imagine? अगर आप यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जाओगे, तो you still will have to pay $20,000 a year ओह for यस, यस। master degree or something. So in those countries, in Denmark, Scandinavia, I mean you pay zero for full education all the way जहाँ तक आपकी पढ़ाई होती है। So हर एक जगह के pros and cons है। You cannot compare कि इस कंट्री में अच्छा है, उस कंट्री में अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसकी जहाँ सेटिंग हो जाए वो अच्छा है। सही Anyway, बात। so बहुत अच्छा लगा रज़ा आपसे बात करके, and I really appreciate your giving time to give us a feedback on how's been your journey, and you know uh, Express Entry के लिए a lot. By the way, आपने कहा ना Express Entry point system है. Express Entry was started in 2015 by Jason Kenney, and he copied it from Australia, by the way. ओह वाओ! तो इंटरेस्टिंग। ये जो इससे पहले पॉइंट सिस्टम 2015 से, यू कैन डू अ सर्च ऑन गूगल आल्सो, 2015 से पहले पॉइंट सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे को तो वो जमाना याद है जब मैंने किया था। उससे भी पहले होता था कि आपको कोई ऑनलाइन शॉनलाइन नहीं होता था। आपको एक कागज प्रिंट करके आपको बाय पेपर एंड पेन आपको भर के आपको मेल करना होता था, जैसे कैनेडियन एम्बेसी हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली। तो उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके चिपकाने होते थे कि ये वो है। कोई पॉइंट सिस्टम नहीं, कुछ नहीं है। तो वो सिस्टम पहले इतना खराब हो गया था। क्या होता था कि किसी की, मान लो, आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल टू शो क्या प्रॉब्लम थी। जैसे किसी ने अलीगढ़, नहीं से अलीगढ़, किसी ने मुजफ्फर बिहार से पीएचडी करी है सोशल साइंसेस। तो उसने कहा जी हम तो ये पीएचडी के चिपका दिया, और चाहे उसकी उम्र होगी चाहे 50 साल या व्हाटएवर, राइट। तो वो लगा दिया, और साथ में एक्सपीरियंस लगा दिया 1 आध साल का, और इंग्लिश की भी जरूरत नहीं थी उस वक्त। उसने कहा कि मेरी डिग्री, वो कहते जी इसको दे दो, उसकी हाईएस्ट एजुकेशन है। तो हुआ क्या, ये एक्सप्रेस एंट्री का पॉइंट सिस्टम क्यों आया कि उनके पास इतनी हजारों लाखों, आई डोंट इवन नो हाउ मच,
लाखों एप्लीकेशन इकट्ठी हो जाती थी उनके पास पेपर उठाने तक का टाइम नहीं था कि वो इसको देखेंगे तो 10,000 एप्लीकेशन इस महीने और आ जाती थी, और सारी एप्लीकेशन आती थी दे आर नॉट लिंक्ड विद मार्केट इकोनॉमी, मतलब जिसके पास वो डिग्री की बेस पे होती थी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री है, तो इतने सारे पीएचडी इकट्ठे हो जाते थे उनके पास। लेकिन अब जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, सॉफ्टवेयर का भी वो उसकी प्रायोरिटी फिर भी नीचे है, क्योंकि उसके पास बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स है, उसका नंबर फिर भी नहीं आएगा। तो इंग्लिश का भी कुछ नहीं पता था कि भाई इंग्लिश किसने करी है, नहीं है, ऐसा हर एक बंदा बोलता था कि भाई मैं तो इंडिया में इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरे को आप ये दे दो, ये दे दो, फलाना, और इस तरह से होता था। तो सारा वो जेसन केनी ने बंद किया, फिर इसको मार्केट लिंक किया उसको, तब इसको कहा कि अगर ऐसे करेंगे तो उसको हम एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस मतलब फास्ट होगा। तो ये ऐसे सिस्टम हुआ, एंड ऑफ कोर्स एवरी ईयर दे कीप ऑन ट्विकिंग अराउंड एंड चेंजिंग सिस्टम। सो ऐसे काम हुआ है। तो एक जमाने में मेरे को याद है 2003 या 4 की बात है, एक कई बार कई क्लाइंट ने मेरे को ऐसा बताया है कि उन्होंने एप्लीकेशन जमा करी और पहले इंडिया ड्राफ्ट चिपकाते थे, उसका डॉलर को कन्वर्ट करके भी ड्राफ्ट की फीस है, ठीक है, तो उसमें 2 साल 3 साल बाद वो पूरी एप्लीकेशन उन्होंने बाय इंडियन पोस्ट से वापस कर दी। गुप्ता जी आप एप्लीकेशन लिख लो, हमारे पास चाहिए नहीं, वी आर कैंसिलिंग दिस प्रोग्राम इटसेल्फ। तो उनको एप्लीकेशन भी वापस आई, ड्राफ्ट भी सब वापस आ गया, ऐसा भी है। तो ऐसे भी एक जमाना वो भी होता था। I mean, we're talking about 40 years ago, 35 years ago. Anyway, so thank you, Rajat. Thank you very much for your time. I appreciate your contribution to the discussion, and I wish you good luck for your future journey. Thank you so much, sir. Great catching up with you. Thanks a lot. All right, no